अस्सलाम वालेकुम, मैं होलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। वीकेंड है, हाँ फाइनली। हाँ बिल्कुल, चलें पूरा हफ्ता गुजर गया ऐसी पता भी नहीं अच्छी चला। खबरें बहुत सारी, आज बहुत खबरें हैं, बहुत ज़ोरदार खबरें हैं। मेरी तो एक ही फेवरेट है, वो जो आप बताएंगे भी, हमें आपकी टॉप स्टोरी भी होगी। अपने पहला जो सेगमेंट है उसे शामिल करते हैं, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस कौन आपकी फेवरेट खबर क्या है? चौधरी निसार। अच्छा, राजनाथ। ऑनेस्टली चारों खाने चौधरी निसार तो हमेशा फार्म में रहते हैं और उनकी फार्म का एक प्रॉब्लम ये है कि उनका टारगेट आजकल चूंकि सिर्फ सिंध हुकूमत की तरफ हुआ करता है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अब ज़रा वो आलमी सतह पर उन्होंने प्ले किया है तो नज़र आया है। राजनाथ ने आने से पहले ये बयान दे दिया था कि वो अपने किसी पाकिस्तानी मनसबदार से मुलाकात नहीं करेंगे। ये बदतमीज़ी है, सफारती ज़बान में कहा, सफारती ज़बान में तो नहीं मैं कह रहा, यानी सफारती आदाब के मुताबिक कहा जाए तो ये बदतमीज़ी है। आप जिस मुल्क में जा रहे हैं अपने मेज़बानों से कैसे नहीं मिलेंगे? आप कहेंगे हमारी कोई फार्मल मीटिंग नहीं होगी, इनफॉर्मल मुलाकातें तो होंगी। चुनाचे खिंचे खिंचे रहे और चौधरी निसार ने भी, अब चौधरी निसार के साथ कोई अकड़ दिखाएगा तो वो तो फिर वो वैसे ही हैं। उन्होंने खिंचे खिंचे अंदाज से वो भी हाथ मिलाया। और ये असल में उसकी राजनाथ का प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी सरबराही भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और चूंकि वो कर रहे हैं तो इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो ज़रा उल्टी सीधी ओंगी बोंगी करके यहाँ चले आए। यहाँ आके उन्होंने तकरीर में भी कुछ ऐसी बातें कह दी कि दहशत गर्दी को रोकना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। आम तौर पर तासुर यही है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया सार्क मालिक में इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो पिछली बार वो जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें गया था, वहाँ मैंने देखा कि अफ़गान सदर भी और इंडिया की वो जो सुषमा स्वराज हैं वो भी, ये सब लोग एक ही तरह की ज़ुबान बोल रहे थे। और चीनी जो उसमें गुफ्तगू कर रहे थे वो चीनी ज़ुबान में थी, किसी ने तर्जमा करके उसको आम भी नहीं किया। यानी कि हम इंडियन की तकरीरें पाकिस्तान में आम करेंगे, हम अफ़गानिस्तान की तकरीरें करेंगे, चीन की गुफ्तगू भी सुन ले कि उन्होंने क्या कहा होगा। हमें भी नहीं पता चला क्या कहा। तो कुछ कोताही हमारी भी होती है, कुछ इस तरह का चलता है। लेकिन चौधरी निसार तो बाज आने वाले नहीं थे ना, वो प्रिजाइड कर रहे थे उसका। और प्रिजाइड करते हुए उनके लिए एक था कि वो चेयरमैन के तौर पर, ज़ाहिर है मेज़बानी चेयरमैन होता है, वो एहतियात से काम लें। उन्होंने कहा ये सदारत की कुर्सी मैं छोड़ता हूँ, मैं इधर आ गया हूँ, अब मुझसे बात करें। उन्होंने कहा जो हम करेंगे उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और ये है कि आप दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर में जो कुछ सियासत कर रही है दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। और ठीक ठाक कश्मीर के मसले पर उन्होंने लताड़ा। और समझौता एक्सप्रेस है, उसका मसला आप लटकाए बैठे हैं और दूसरे वाकयात का जिक्र कर रहे किया होगा उन्होंने, बम्बे का और पठानकोट का जिक्र किया होगा। इन्होंने भी जवाब में इस तरह की बात की। रिजल्ट ये है कि वो मुस्तरब हुए, पहले फिर उठे, बाथरूम में जाने के बहाने चले गए और फिर गायब हो गए। फिर पता चला कि हिंदुस्तान वापस चले गए। जाते ही मोदी से मिले हैं, बयान उन्होंने दिया कि वहाँ मैंने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तर्जमानी की है, मैं बात जो है जाके असेंबली में करूँगा। चलो अच्छा हो गया, मामला जो हमारे साथ बहुत से इल्ज़ाम थे कि पाकिस्तान को ज़्यादा गुडी गुडी हो रहा है, तय हो गया कि ऐसी बात नहीं है। जब एक हद से बड़े कश्मीरियों ने इसको बहुत पसंद किया। बिल्कुल ऐसे। और हाफिज़ सईद ने भी, पाकिस्तान ने भी। अब इंडिया कहेगा हाफिज़ सईद तारीफ़ कर रहा है, इसलिए बड़ी ख़राब बात हुई है। अच्छा, इस तरह के बयान देते रहे। लेकिन सवाल तो यही है, उन्होंने कहा कि देखिए कोई मुल्क शर्त पसंदी की ना करे। बांग्लादेश के सेक्रेटरी ने भी कहा कि जी बात यह है कि हमारे मुल्क को मुस्तम किसी एक का शहीद, किसी एक का दहशतगर्द दूसरे का शहीद नहीं होना चाहिए। अब आप कोर्ट से फांसियां लगा रहे हैं जिन लोगों को, वो बेसिकली पाकिस्तानी थे। बिल्कुल, यानी वो पाकिस्तान की पैदा, जब पाकिस्तान था बांग्लादेश भी, उसके की बात ही। इल्ज़ाम तुम वही लगा रहे हो कि पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और पाकिस्तान की फौज से मिलकर हमारा कत्लेआम किया और कहते हो कि हम उसको शहीद न कहें। कमाल करते हैं आप लोग भी। तो बहरहाल वो सारी सूरत जो पैदा हुई, हमने रिवायती उस पे चले गए ना, सार्क तो अपनी कब्र में लेट गया है। सार्क चल नहीं कभी पाया, स्टार्ट से नहीं चल पाया। इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन की वजह से इसको चलने, हमारे कुछ लोग कहते हैं सार्क की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। देखो हम मिले, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सारे फ्रॉड हैं। और सार्क के नाम से साउथ एशिया के जितने इदारे बने हुए हैं, ये वो हैं जो सिर्फ प्रो इंडिया गुफ्तगू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनी, वहाँ हमारे उस्ताद वहाँ गए, डॉक्टर अमानुल्लाह, वो पढ़ा के भी आए हैं वहाँ। कुछ मतलब जो नक्शा आप बनाते हैं, ये सारी जो इस तंजीम के नाम से कर रहे हैं कि इंडियन हेजमनी के लिए, वो नहीं होगी भाई। बांग्लादेश का भी फेज जो है बहुत टेम्परेरी है।
और वहाँ की इंटेलिजेंस के जोर से आपने उसको कब्जा किया हुआ, हुकूमत पर भी, लोगों पर भी, राय पर भी, और लोगों को सजाएं भी दे रहे हैं। ये लंबा चलने वाला नहीं। चाइना उसका ऑब्जर्वर है ना, अगर उसका मेंबर बन जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पिछले साल ये डिस्कस हो रहा था कि चाइना को शायद मेंबर बना दें इसका, तो आप देखते हैं उसके बाद चीजें डिफरेंट सार्क के मामले में। लेकिन वो ज़ाहिर है कि होने नहीं देगा इंडिया, बहुत इंडिया की रेजिस्ट करेगा। हम भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है सार्क में ज़्यादा। हम तो OIC में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, और ठीक इंटरेस्टेड नहीं था। क्या होता था OIC में? एक बंदा हमारा ले गए थे कि ये जी आपका एक प्रेस ब्यूरो बनेगा, वो उसका इंचार्ज होगा। वो कई साल बैठा, बकौल उसके तनख्वाही देता रहा और खाता रहा, कुछ काम ही नहीं था। वह ठीक भाई क्या प्रेस, कैसा प्रेस? मुस्लिम दुनिया में कहाँ का प्रेस लिस्ट पे चलते हैं। अब सार्क जहाँ इंडिया बैठा हुआ एक हेजमन पार, वहाँ कैसा? बहरहाल ये तो अहम खबर जो हमारी। दूसरी ये है कि कल मुस्लिम लीग नून ने अपना इजलास किया। बिल्कुल ऐसे नवाज शरीफ वहाँ बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि दर्द कम हो गया है, यहाँ आकर तो और कम हो गया। उन्होंने एक प्रेजेंटी के तौर पर कहा, एक साहब बोले कि साहब अगर आते रहते हो तो दर्द होता ही ना। तो इस तरह की बातें भी पीपल्स पार्टी का होगा। सड़े हुए नहीं, दिल चढ़े नून लीग के लोग हैं। असदुर रहमान बोले, बहुत बातें की, खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप बैठ जाएं। उन्होंने कहा मैं तालिब स्कूल का लड़का हूं जो बैठ जाएं। अच्छा उनकी शोहरत यही है कि वो असली शगुफ्ता जमानी जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी असेंबली, उनके साथ भी इस तरह का रवैया अख्तियार कर चुके हैं। उनकी शोहरत कुछ ऐसी बन गई है। लेकिन ठीक है, MNS को बोलना चाहिए, और अगर आपने पार्टी छोड़नी तो छोड़ें, ये भी बात अलग होती है। लेकिन आप कहते 3 साल तक, ये बात दुरुस्त है, 3 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं की इन्होंने, मुस्लिम लीग ने। यानी कि ये एक मजाज उनका है कि वो खुद तो जो कुछ करना चाहते हैं इफेक्टिवली करते हैं, लेकिन लोगों को काबीना का इजलास नहीं होता। ठीक, पार्लियामानी पार्टी का इजलास था, पार्लियामानी पार्टी का इजलास आप नहीं करते, और चाहते हैं MNS साथ हैं, लेकिन ओवरऑल कोई एक आध डिसेंट की आवाज़ जो होती है वो आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने अपने इलाकों के फ़ंड लेने की दौड़ होती है, इसी बहाने से इनका मुंह बंद कराया जाए और फंड दिए जाए, कुछ भी हो। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ ने 2-4 बातें अहम कही हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कुछ लोगों को इक़्तिदार का असूल उनके लिए अहमियत होता है, और मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान अहम है, और मैं पाकिस्तानी को अपनी तरजीह समझता हूँ, हुकूमत अहम नहीं है। और यही बात उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि आप काम की रफ्तार को तेज़ करें और तरक्की को हमें अचीव करना है। ये भी कहा कि चीन ने CPEC मनसूबा जो है हमारी हुकूमत के आने के इंतज़ार में डिले की रखा। यानी उनका कहने का मतलब कि पिछली हुकूमत में उन्होंने दिया नहीं। दूसरा कहने का मतलब है कि उनका ख्याल था कि ये खा जाएंगे, या कुछ और इसका मतलब ले लीजिए। हमारी हुकूमत आई तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, पैसे भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं, मनसूबा शुरू करते हैं। तो अब उनका ये दावा, पहले जो कहा जाता था ना, पीपल्स पार्टी कहती थी शुरू तो हमारे ज़माने में आया, अब नवाज शरीफ ने एक काउंटर अटैक किया कि भाई आपके ज़माने में तो वो इल्तवा का शिकार होता रहा, उन्होंने इस पर अमल करने की बात ही नहीं की। लेकिन अब उसको बेहतर सूरत हाल पैदा हुई है। कल वहाँ मुलाकात के दौरान वहाँ आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उस मुलाकात में एक मौके पे तो शहबाज और निसार भी शामिल रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब हुकूमत का जो फ़ौज के साथ सिविल हुकूमत के ताल्लुकात हैं, उसके दरमियान मीडिएटर्स या कुछ कह लीजिए, या उसके दरमियान लिंक जो है वो शहबाज और निसार ही बनते हैं। अच्छा, अब क्या मसाइल तय हुए होंगे? हम कहते हैं सिक्योरिटी के मसाइल तय हुए हैं, हम सीधी बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट बातें भी हों। आजकल ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान होती रहती हैं, होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर इत्तेफाक राय पाया जाता है। अब इस रियलिटी को हमें मान लेना चाहिए कि लाख कहें कि सिविल हुकूमत की वो बालादस्ती और बरतरी हासिल है एक जमहूरी निज़ाम में, और फ़ौज उसका एक मतहत अदारा होता है। लेकिन लाख ये बात कहें, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सूरत हाल में फ़ौज का एक रोल काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे तो आर्मी का रोल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ करता है, अमेरिका तक में हुआ करता है। वो पेंटागन की बात सुनते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, मुल्क के बका और सलामती का मसला होता है, सब बातें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गौर जो होता है ऑल लेवल पे होता है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के नाम दिए थे मियां साहब को, उस पर डिस्कस हुआ, और फिर नैब ने भी 30 सितंबर की डेडलाइन दी है, वो जो 100 कुछ केसेस की लिस्ट नहीं, वो सारी जो इस्लामाबाद की अफवाहें मैं कुछ नहीं कर सकता। कहेंगे एक्सटेंशन का मसला ज़ेरे बहस था, कहेंगे जी उन्होंने तो सारी लिस्ट मांग ली है, वो तो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पहले रिक्वेस्ट करें, वगैरह वगैरह कुछ कह लीजिएगा। लेकिन ये है कि ये हमारे यहाँ मीटिंग हुई है, अब कल से तरह तरह की अफवाहें आएंगी। उन अफवाह में सबको होगा कि रहील शरीफ ने साफ साफ कह दिया है ऐसे कि वो नहीं किया जाएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, इस तरह बातें हुआ नहीं करती इस सतह पर, और ना इस तरह की बातें हुआ करती हैं। बहरहाल देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग। एक वाक़या और हुआ है जो हम ज़्यादा
कल उसको नुमाया भी किया गया, वो है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो था जो शायद सेंट्रल एशिया की सियासत काजाकिस्तान से ताजिकिस्तान से ख़रीदा गया था, पंजाब हुकूमत ने रिपेयर के लिए वहाँ जा रहा था, रूसी पायलट चला रहा था, उसमें 6 हमारे और फ़ौजी लोग थे, कर्नल, फुल कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर भी, कैप्टन भी शायद एक, और वो जा रहे थे कि वो भी फ्लाई किया ही है तो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर में दाखिल हुआ तो उन्हें एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ख़राबी तो थी, ख़राबी ना होती तो वहाँ रिपेयर के लिए क्यों ले जाया जा रहा होता, तो लैंडिंग की तो वहाँ शायद वो तालिबान कंट्रोल का इलाका था, उन्होंने खड़ा करके जहाज़ को जला दिया। पहले खबर आई कि जी जहाज़ को आग लग गई थी इसलिए लैंडिंग करना पड़ी, बहरहाल जहाज़ को जला देने की खबरें आईं और उन्होंने 7 लोगों को, एक रूसी को, एक 6 पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया है। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत का राब्ता भी है, अमेरिकन कमांडर से बात भी की है हमारे रहील शरीफ साहब ने, और ज़ाहिर है कि वो सारा अमेरिका के कंट्रोल का इलाका है। अफ़गान हुकूमत से भी कहा है, इस बात की तवक्कुह की जाती है कि हम अपने लोगों को उनसे छुड़ा लेंगे। हेलीकॉप्टर तो अगर ज़ाया हो गया, और मुझे नहीं पता कि ऐसे ज़ाया होने वाला हेलीकॉप्टर जो है उसकी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती है कि नहीं देती, वार जोन में जाने की उसे इजाज़त थी कि नहीं थी। बहरहाल ये एक वाक़या है जो दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सी सूरत हाल जो है पैदा कर सकता है। और अच्छा, अब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान तो रोज़ कोई ना कोई बात करते ही हैं, आज भी उन्होंने की है, और छोटू गैंग की बजाय मोटू गैंग भी है, मरीम नवाज ये कर रही। अच्छा, इमरान का लहजा जूं तल्ख और ज़ाती होता जा रहा है, मुझे डर है कि मुस्लिम लीग नून का लहजा भी वैसा ही तल्ख और ज़ाती होता जाएगा। अब उन्होंने इमरान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ वो भी कोर्ट में चले गए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, कोर्ट में गए हैं, रेफरेंस दायर किया उन्होंने कहा कि ये इनकी ऑफशोर कंपनी है इनका, तो उस पर नईमुल हक ने कहा ये बड़ी घटिया बात है, या क्या बात है, अभी आप भी गए हैं, अब अगर घटिया बात आपका जाना नहीं है तो उनका जाना भी घटिया बात नहीं है, अब उससे गुफ्तगू कर लीजिएगा। अच्छा, दफ़ा 62-63 के हवाले से इमरान के बारे में अगर वो और भी शदीद किस्म के एतराज़ात उठा दें तो आप कौन रोक सकते हैं, अगर वो उस तरह की डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। तो ये तलखी और गंद उछालने वाली जो मामलात हैं, मुझे नहीं पता चलता कि इसका फ़ायदा किसी को पहुंचता है। यकीनी तौर पर इससे हुकूमत कमज़ोर हुई है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ी कंसिस्टेंट कैंपेन भी चली है, लेकिन यकीनी तौर पर यह बात भी दुरुस्त है कि इमरान ने भी अपना बहुत सा इन्फ्लुएंस जो है इन बहसों में उलझ कर खोया है। उसे जिस तरह कंसंट्रेट करना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर, इस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल्कुल इनकलाब आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया है। अभी हम कहते हैं कि पुलिस को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, 3 साल से यही कह रहे हैं, अब पुलिस ने क्या तीर मारा ये तो बताएं ना जी, वो फोर्स ऑर्गेनाइज हुई है क्या हुई, यहाँ एक IG की हुकूमत है जो चल रही है, पुलिस स्टेट क्या तबादले आप हम नहीं करते जी, वो खुद करता है। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिलीवर क्या करते हैं। और ये माशरा जो है ग्रोथ ओरिएंटेड माशरा हो गया है, हमारा नहीं बल्कि हमारा अहद ही ऐसा है जिसमें असल जो वक़्त और हैसियत हासिल है वो ग्रोथ तरक्की को हासिल है। वो कितनी उन्होंने काम किया है। अब वफाक ने पैसे रोके हुए ये किए हैं, ये कुछ मसला नहीं है जी, पैसे तो हर सूबे को अपने हिस्से के मिलते हैं, उसी में आपने देखिए फ़ौरन जो सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप चीन के ख़िलाफ़ तकरीर करेंगे, अमेरिका आपको नहीं फ़ंड करेगा, दूसरे नहीं करेंगे, आप फ़ंड लें ना जी, फ़ंड लेते हैं दूसरे मुल्कों से लें, उनको इन्वेस्टमेंट कराएं, अपने इलाके की इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए लड़ें वफाक से कि हमारे यहाँ आप टैक्स फ्री जोन बनाएं, हमारे यहाँ ये करें वो करें, हम बैकवर्ड इलाका, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो नहीं हो रही। अब सिंध का मसला तो लगता है एक तरह का हल हो गया है, रेंजर को इख्तियारात मिल गए हैं, और जो ख़त गया था वो भी अपनी जगह पर अहम है, लेकिन मेरा ख्याल में 4 साल अब दूसरे मसरूफ़ हो गए हैं इंडिया के साथ, इधर से ज़रा सुकून सा हो जाएगा। उधर एक बात और भी हुई है कि हमारा IMF के साथ जो एक चल रहा था वो ख़त्म अब हो गया है, और आखिरी किस्त जो है $10 करोड़ की वो हमें देंगे, और उसके बाद हम उन्हें खुदा सर नया प्लान भी बनाना शुरू कर दिया, नया प्लान है, लेकिन शायद पाकिस्तान ने कहा कि हम इनके साथ अब मजीद हमें ज़रूरत नहीं है, चलेंगे। अच्छा, अब ये जो अमेरिका ने तय किया था कि पाकिस्तान को जो फ़ौजी इमदाद दी जाती है वो वज़ीर दफ़ा ये इस बात को वेरीफाई करेगा कि हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ काम करें तो फिर दी जाएगी, $30 करोड़ देने थे, तो उन्होंने वो उसको वेरीफाई करने से इनकार कर दिया है, गोया वो इमदाद हमारी रुक गई है या रोकती गई है। मेरा ख्याल बहुत सी चीज़ें, और दूसरी तरफ ये है कि हम जा रहे हैं, 6 जहाज़ भेज दिए हमने फ़ौजी मशकों के लिए अमेरिका में, और इसराइल के साथ मशक़ें करेंगे, तो श्री मज़ारी ने कहा है कि भाई ये इसराइल के साथ आप मशक़ें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता रहा। तो हमारे मसाइल एक थोड़े हैं, अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के साथ इसराइल भी दुमछल्ले की तरह लगा होता है। तो सऊदी अरब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो तो आपकी डिप्लोमेसी नहीं, हम कर नहीं सकते, वो तो हमारे लियाकत अली खान ने कहा था कि फ़लस्तीन को, इसराइल को अगर अरब भी तस्लीम कर लें
तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे पहले वज़ीर आज़म ने हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे यहाँ कई बार सोचा गया, कई बार राब्ते कायम किए गए। खुर्शीद महमूद कसूरी ने साफ लिखा है कि तुर्की में हमारी मुलाकात कराएगी, ये सारा ये दूसरी कहानी है। लेकिन मसला ये है कि हम खेलने में भी कई बार खेलते हैं उनके साथ और नज़र आता है, लेकिन जो बात सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि वो है तो अमेरिका का इत्तेहादी ना जी, है तो अमेरिका का सेटेलाइट ना जी। वो कहते हैं कि जी आप एक तरफ तो अमेरिका आपकी इमदाद बंद कर रहा है, दूसरी तरफ आप मशक़ें करने जा रहे हैं उनके साथ, यानी कि इसराइल के साथ। वो अमेरिका के साथ तो नहीं कह रही, वो इसराइल के साथ कह रही, वहाँ इसराइल भी होगा, पहले भी करते रहे होंगे, हम करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होता करती। लेकिन वो कहने का मतलब है कि अमेरिका हमारे पैसे क्यों नहीं देता, हम पैसों पर बड़े हम मरे हुए हैं और कोशिश करते हैं। अब हमारा IMF में जो आया उसमें आया है, सागडार ने कहा कि 13 से 15% टैक्स नेट हमारा बनेगा GDP के निस्बत। और यह भी कहा गया है कि शायद हमारी तरक्की की रफ्तार 5% होगी। 5% हमारे लिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इस वक्त 4-5% है तो उससे बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक हमारी एक तरक्की की रफ्तार 7% से ऊपर नहीं जाती, हम अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकते। और इस तरह के बहुत से अदाब शुमार भी सामने आते हैं, उसकी तारीफ भी की जाती है। बहरहाल यही हैं जी आज की बड़ी खबरें और अहम खबरें जी। और वो कोल प्लांट के बारे में कहा है शहबाज शरीफ ने, साहिवाल वाला मेरे शहर में जो बन रहा है, मेरे शहर के करीब साथ बन रहा है कादराबाद में, वो मुकम्मल हो जाएगा अगले साल, बिजली पैदा कंज्यूम कर देगा। ट्रेनें चलेंगी, बंदरगाह से चलती हुई भागी भागी आएंगी, कोयला लेके आएंगी, सात रफ़ी की ट्रेनें, और उसके बाद वो उस कोयले से वो पावर हाउस चलेगा। और कहा जा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पैदा नहीं होगी, फ़ज़ा ख़राब नहीं होगी, कब कंट्रोल कर लिया हमने, बस बिजली धड़ धड़ पैदा होगी और चकाचक हमारी जो तरक्की की गाड़ी है वो चलना शुरू हो जाएगी। देखिए चंद दिनों की बात है। साइंटिस्ट तो कुछ और कहते हैं खैर उस कोयले के बारे में, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? नहीं, वो ये आप चलता पर वो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो कहते हैं, वो जो चीन का ये दावा है कि अब जो हम टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं इसमें एमिशन बहुत कम होती है। अच्छा, होगी लेकिन कम होगी। चलिए जी, फिलहाल वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल्स कौन कौन से? पहला मैं एक आर्टिकल बड़ा मज़े का, उसका एक हिस्सा सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, वो रमसी कासम का आर्टिकल है। मेरा अमेरिकन शहरी होंगे, ईरानी होंगे या कुछ होंगे, जो भी अरब होंगे। तो वो एक तहकीकाती मिशन के तहत फ़्रांस में गए। आखिर सारी बातें हैं कि फ़्रांस में जिस तरह मुसलमानों को एलिनेट किया जा रहा है, 60 लाख सबसे ज़्यादा आबादी मगरबी यूरोप में मुसलमानों की है, तो फ्रांस में है, और वहाँ उनको एलिनेट किया जा रहा है, ज़ाहिर है। उसमें फिर जो जो होता है वो सब जिक्र किया, लेकिन जो आखिरी वाक़या बयान किया वो मज़े का, वो मैं सुनाता हूँ आपको। वो वाक़या ये है कि वो कहते हैं कि एक घर में कूद के जैसे आते हैं, वर्दी यूनिफॉर्म, रात के आधी रात को खुफिया एजेंसी पुलिस, हमारे यहाँ भी रेड होता है ना, तो वो दाखिल हो गए। हमारे यहाँ बहुत एतराज़ करते हैं, पर चला फ्रांस में भी ऐसे ही होता है। दाखिल हो गए, उन्होंने सारे को हैंड अप करा दिया, उसे बकाया नीचे लेटो, मुँह नीचे करो, हैंड कफ कर दिया, तलाशी ले ली और कहा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये मौलवी की तस्वीर कौन सी लगी सामने, ये जो मौलवी तो नहीं कहा था, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये दाढ़ी वाला आदमी ये कौन है? उन्होंने कहा क्या हो गया? ये विक्टर ह्यूगो है, फ्रांस का अजीम राइटर है जी। तो जैसे किसी बरतानिया में जाके वो कह दें कि बर्नार्ड शाह है, वो कहेंगे कौन शाह जी? हमारी पुलिस हो तो कहने ये कौन शाह जी हैं बताएं। तो वो दाढ़ी देखकर, दाढ़ी से ये जो अगर आप मुसलमानों की आइडेंटिटी करते हैं, तो इस चक्कर में 9/11 के बाद तो आपने सिख मार दिए थे अमेरिका में। बिल्कुल, उनको हिट कर दिया था। चलो वो एशियाई थे, चलो उसमें तो चलो शक पड़ सकता है, आपको नहीं समझ आई। लेकिन ये है कि हर आदमी जिसके दाढ़ी हो, विक्ट्री होगा यार, मजाक हो गया यार। चलो खैर, मैं इस आर्टिकल का इतना हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बाकी सुनाने की वही चीज़ें जो रूटीन में होती हैं। आज अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने जो है डॉक्टर अब्दुल्ला पे मजमून लिखा है। छपा तो हुआ कि 1906 में उनकी सदी है, यानी 100 साल हो गए उनकी पैदाइश को। मैं 1916 होगा, क्योंकि 1916 के हवाले से लिख रहे हैं, तो 16 ही है मेरे ख्याल में। 14, 13, 12 उन्होंने मीरा जी, फैज़, मंटो, मजीद अमजद की सदियाँ मनाई गई। 14 में, 12 में सब मनाई गई। तो इनकी सदी हम ऐसे गुजर गई। ओरिएंटल का फिर उन्होंने बताया उनके कारनामे के। सैयद साहब कमाल के आदमी थे। वैसे मानसेरा में पैदा हुए, फ़ारसी में मास्टर किया, अरबी में किया, डी.लिट की डिग्री मिली। पहले डी.लिट थे इस इलाके के, ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी, उन्होंने उर्दू की तहरीक में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के बाद उनका नाम बाबाए उर्दू के तौर पर लिया जाता था। सलाहुद्दीन
मौलाना सलाहुद्दीन, वो जसारत वाले नहीं, ये अरबी दुनिया वाले, उनका, उसके बाद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। हमारी उनसे न्याजमंदी रही, बड़ी मुशफ़क़ाना शख्सियत के मालिक थे। मतलब अगर किसी नौजवान ने कोई अच्छी चीज़ लिखी होती थी ना, तो वो उसकी यानी कि आउट ऑफ द वे जाके तारीफ़ करते थे। मुझे उनकी ऐसी मोहब्बतें याद हैं जब अपने उतर कर दारा मारिफ़ इस्लामिया से, यानी कि इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया के दफ्तर जिसके हेड से, वो भी उन्होंने कायम कराया था। और मौलवी शफ़ी साहब को उस ज़माने में लगाया था, बाद में खुद हेड हुए, आके इंग्लिश डिपार्टमेंट मेरे पास आए और तलाश करते फिरे। खलबली मच गई कि डॉक्टर सैयद साहब, सजाद मीर साहब को तलाश कर रहे हैं, पता खैरियत है। और सिर्फ इतना कह के चले गए कि फ़लाँ चीज़ जो आपने लिखी है वो बहुत उम्दा है, अब भाई ये काम आप ही लोग कर सकते हैं, नहीं सके, अब हमारा काम तो गुजर गया। मैं इस तरह के शफीक आदमी थे। और बहुत सी मिसालें याद हैं। सिराज मरीज़ बताते हैं कि उनको ख़त लिख दिया, मुझे तो 3-4 बार उनकी ऐसी मोहब्बत सामना करना पर ख़त लिख दिया कि आपकी फ़लाँ चीज़ पढ़ी और तारीफ़ पे लिख दी। तो ये उनका रवैया होता था। लेकिन उन्होंने उर्दू अकेडमी कायम की, उर्दू के लिए भी काम भी किया। यहाँ उनकी झगड़ा चला, अफजल हुसैन एक वाइस चांसलर आ गए थे, वो ओरिएंटल कॉलेज को जो बड़ा मजबूत कर दे, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, वो चाहते थे ये ख़त्म कर दी जाए। तो फ़ाज़ल, मुंशी फ़ाज़ल, मौलवी फ़ाज़ल और ये अदीब, ये जो हमारे होते थे उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में हाईएस्ट लेवल की डिग्रियाँ होती थी कि आप उसको पढ़ते जाते हैं अंग्रेज़ी पढ़े बगैर, और उसके बाद सिर्फ अंग्रेज़ी का पर्चा दे दें तो आप BA हो जाते हैं। तो बहुत मैंने वो कोर्स देखे हुए हैं उस ज़माने के, बड़े कमाल के कोर्स हुआ करते थे। उसको बंद किया जाए, उर्दू को बंद किया जाए, तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी कि नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए, ओरिएंटल कॉलेज की एक शान बनाई। फिर उनकी पतरस बुखारी और MD तासीर, इनके साथ झगड़ा हो गया। किस बात पर? वो कहते थे कि उर्दू तो उन्होंने सेनेट से बिल पास करा दिया था कि ये इख्तियारी मजमून नहीं है, लाजिम मजमून करा दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया जाए, पतरस बुखारी। तो ये चाहते थे ओरिएंटल कॉलेज में शुरू की जाए। खैर वो जीत गए और ओरिएंटल कॉलेज में जनाब फिर ये हुआ कि 150 तलबा होते थे, उनके यहाँ 1 दर्जन भी नहीं होते थे। भाई सईदुल्लाह, कौन कौन लोग जो यहाँ शामिल थे। तो ये सारी किस्सा इन्होंने उनका सुनाया है। देखें, इन लोगों को जिन्होंने हमारे माशरे को, तहजीब को बनाने में किरदार अदा किया, हम भूलते जा रहे हैं। बहुत से काम ऐसे भी थे जिस पर कुछ लोगों को एतराज़ भी हो सकता, हम जैसे को भी हो सकता है कई बार, हमारी बहुत न्याजमंदी होने के बावजूद भी। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला को उन्होंने इस तरह याद किया है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम किया है, जो बहुत ज़रूरी भी था। एक कुलदीप नैयर का आर्टिकल है, वो भी एक लिहाज से अच्छा आर्टिकल, जमहूरियत और ज़ात पात की तकसीम इंडिया के हवाले से। उन्हें एक दलित फैमिली और इसलिए उनको हलाक कर दिया मार मार के कि उन्होंने शक पड़ा था कि उन्होंने गाय का गोश्त खाया है, और गाय के पुजारी ऐसे लिखा उन्होंने, और उन्होंने आके हमला कर दिया। उन्हें क्या, ये ऊंची ज़ात वाले और RSS के लोग जो हैं, तो दलित लोगों को, नीची ज़ात वाले लोगों को मानते नहीं हैं, उनको तस्लीम नहीं करते। उन्हें कहा ये मतलब मज़हब का मसला नहीं है, ये हिंदू जहन का मसला है जो पैदा हुआ है। उन्होंने कहा मुसलमानों में भी आ गया है, वहाँ भी उन्होंने कहा दलितों के लिए वो आम सड़कों पे नहीं चल सकते भाई, आम सड़कों पे नहीं चल सकते और बहुत इलाकों में। और दलितों के लिए ये तक है कि वो उनके कुएँ अलग हैं, उनको आम बड़ी ज़ात के लोगों के कुएँ का। उन्होंने कहा मुसलमानों में भी आ गया है कि कुछ ज़ात पात, आला ज़ात के लोगों को साथ एक तरह का इम्तियाजी सलूक किया जाता है। ये भी हिंदू समाज के वजह से यहाँ पैदा हुआ है। हालांकि इस्लाम मसावत का दर्स देता वगैरह, उस तरह वहाँ मुसलमान तो दो तरफा, एक गुर्बत की चक्की में और एक अपने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की इस जबर के तहत वो पिसता जा रहा है। और उनका कहना है कि ये हमें अब ये है कि वो चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में इनका बंदा हो, RSS का बंदा हो। पूना के इंस्टीट्यूट फिल्म जो है उसमें उन्होंने एक अपने बंदे को हटाकर एक किसी एक्टर को लगा दिया, एहतजाज भी हुआ, लेकिन कोई उनके कान पे जूं नहीं दिखती थी। ये सारी जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये मायावती जो है ये इलेक्शन लड़ेगी और इसके जो दलितों की नुमाइंदा है ना उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश का यूपी का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इलेक्शन लड़ेगी तो ये तो जीत जाएगी। सब लोग चाहते हैं कि हमारी मुश्तरका उम्मीदवार वो अकेली लड़ना चाहती है। दलित इस पर एतबार करते हैं और दलित समझते हैं कि ये वाहिद हमारी आई है जो हमारे हकूक़ के लिए लड़ेगी। महात्मा गांधी ने भी किया है, वो जाके बंगियों की बस्ती में रहे थे कि जिद्दर प्रसाद जो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन के तौर पर ख़त्म हुई, सदारत के ऊपर ख़त्म हुई उनकी टेन्योर, तो वो उनसे मिलने गए, वज़ीर खुराक बना दिया गया था। उन्होंने कहा तो मेरे साथ, वो बंगियों की बस्ती में रहे, भंगी का लफ्ज़ लिखा हुआ इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ। हालांकि भंगी का लफ्ज़ तो हम कॉइनेज है हमारे इस माशरे की, भंग से शायद बना लिया है, पीते। तो वहाँ रहते थे, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा साथ वाले घर में रहो। वो भागे भागे नेहरू के पास गए और गांधी जी मुझे क्या कह रहे हैं, भंगियों की बस्ती में मेरे साथ आके रहना शुरू कर दो वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि अम्बेडकर था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये लोग थे। उन्होंने कहा लेकिन सबसे ज़्यादा तवक्को दलितों को इनसे है। हमारे ये औरिया मकबूल जान आज उन्होंने नेल्सन मंडेला और जिक्र करते हुए साउथ अफ्रीका के केस का जिक्र किया है। साउथ अफ्रीका में एक
कोर्ट में ले गया कि साहब ये सदर साहब जो हैं इन्होंने अपने ज़ाती घर के बाहर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ चीज़ें बनाई हैं। एक फार्म हाउस भी बना लिया है, एक छोटा सैना भी बना लिया है, और एक कोई शायद मुलाकातियों के लिए कमरा बना दिया है, और मवेशियों का कोई जदीद फार्म बना दिया है, मुर्गियों का फार्म बना दिया, स्विमिंग, तो सारी चीज़ें थी। तो ये इन्होंने किया है सिक्योरिटी के नाम। अदालत ने फैसला दे दिया जी 60 दिन के अंदर इनसे पैसे वापस लिए जाएं। वो पार्लियामेंट में ले गए और पार्लियामेंट को रिपोर्ट की, जो पहले ही पार्लियामेंट ले गए, पार्लियामेंट ने पास किया कि जनाब सदर ने जो कुछ किया ठीक किया। कोर्ट ने फिर बुला लिया और फिर ज़ाहिर है और यह कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, लोग क्या करें। ये बात दुरुस्त है कि ये बहुत से इलाकों को आप प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर देते हैं या सीएम हाउस डिक्लेयर कर देते हैं। पंजाब या वफाक में नहीं, हर जगह कर देते हैं, और इस हुकूमत का नहीं, पहली हुकूमतों का, वहाँ सब कुछ करते रहते हैं। प्रेसिडेंट हाउस में हमारे पता नहीं क्या क्या बनता रहा है सही। और क्या क्या नहीं हुआ। पहले ही इतना अजीमुल जुस्सा इमारत है वो, उसमें पता नहीं और क्या क्या बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ वो केस नहीं चलता। वहाँ अजाज अमीर साहब को हमारे जो वज़ीर ममलकत हैं वहाँ बलीगुर रहमानी हैं, वो मज़हब, उन्होंने कहा जी कुरान की तालीम दी जाएगी हमारे स्कूलों में, और मक्की सूरतें इस वक्त, उसके बाद मदनी सूरतें की तरतीब से आई हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, और करने के काम नहीं आपके पास, फजूल। पहले हमारे यहाँ मज़हब की तालीम बहुत अच्छी है, आला दर्जे की तालीम दी जाती है हमारी मदरसों में, और उसकी बड़ी है, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो अंग्रेज़ ने हमें इतने अच्छे स्कूल दिए थे, मिशनरी स्कूल थे, और ये थे पब्लिक स्कूल थे लाइक एचिसन वगैरह वगैरह, और लॉरेंस कॉलेज वगैरह, इतने अच्छे स्कूल दिए, हमने तबाह कर दिए। और भाई उनको बचाओ यार। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कुरान भी पढ़ाया जाता है, उलूम इस्लामी पढ़ाए जाते हैं। अब ये करने की क्या जरूरत आपको पेश आ गई, और क्यों आप कर रहे हैं, खाम आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अंग्रेज़ के दिए हुए स्कूलों को ठीक करें, आप तबाह करते हैं हर चीज़ को। उन्होंने हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दी है, सेहत प्राइवेटाइज है ठीक है, तालीम प्राइवेटाइज है ठीक है, और मैंने सिक्योरिटी प्राइवेटाइज कर दी है। उन्होंने कहा अंग्रेज़ ने जो स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल थे वो भी बेहतर थे, आपने तबाह कर दिए। भाई वो ठीक करो यार, ये कुरान पढ़ाने बैठ गए हो, और ये कोई पूछा, सोचो, खुदा का खौफ करो। मैं कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन ये है कि और मुल्क में एक ही सिस्टम होना चाहिए, और बात बिल्कुल ठीक है। आप कमेंट नहीं करें, लेकिन आपका लहजा तंज़िया है। और उन्होंने कहा कि एक ही सिस्टम होना चाहिए मुल्क में। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कर दो ना यार। एचिसन की तारीफ कर रहे हो, इमरान खान भी पड़ोस में रहते रहे, सारे पड़े हुए हैं वहाँ। निसार साहब भी हैं। हैं जी, निसार साहब भी हैं। हाँ सारे, ये हमारे निसार भी हैं, ये भी हैं, बहुत सारे हैं, और ये अलबत्ता नवाज शरीफ जीसी के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के। तो बहरहाल ये एक मज़ेदार एक सूरत हाल है। अच्छा, एनजीओ ने एक आर्टिकल ये मज़े का है, उन्होंने कहा कि जी हम खुद अपनी जंगों को भूलते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हमने 12 साल 16 साल लगा दिए, अब हमारे किसी भी कैंडिडेट की ज़बान पर उसका जिक्र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा। और क्यों नहीं आ रहा, इराक का जिक्र नहीं, लीबिया का जिक्र नहीं, कि जंगें हमने लड़ी हैं खो दी। ये एक छोटा सा काम है, एक सरसी सा तबसरा, लेकिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसको देखना चाहिए। अच्छा, अफगान फोर्सेस पर में चाइल्ड सोल्जर आप भर्ती कर रहे हैं। अमेरिका का कानून बन गया हुआ है कि जहां चाइल्ड सोल्जर, बच्चों को सिपाही की वर्दी पहना खड़ा कर देंगे, उनको हम इमदाद नहीं देंगे, लेकिन हम उस लिस्ट अफगानिस्तान का नाम खारिज कर देते हैं। कहते हैं ये वो तो उनकी आर्म्ड पुलिस है। उन्होंने कहा पुलिस है, पुलिस से आप वही काम ले रहे हैं। और चार्ट पे तो आपने पाबंदी लगा दी थी, अफगानिस्तान पे आप नहीं लगाते, क्यों? आपने वहाँ खड़े कर रखे हैं, बच्चों के लिए वहाँ सारे मिलिट्री का काम ले रहे हैं, जो कि कुछ एक लिहाज से दुरुस्त नहीं है जी। और एक ये आर्टिकल मजे का है कि मुसलमान के तौर पर अब फ्लाई करना मुश्किल हो गया है। अरब कहते हैं कि ज़रा अपना जुब्बा अबा कबा पहन के ना जाओ। वो कोई एतराज़ कर देता है, साथ वाला किसी बात पे एतराज़ कर देता है, उसमें एतराज़ात भी गिनवाए गए, बड़े मज़े मज़े के एतराज़ात हैं कि किसी ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर ली कि मैं देख लूँगा तुम्हें, उनका उतारो इसको। जहाँ किसी ने अल्लाह का लफ्ज़ उसके मोबाइल पे आ गया, उसने कहा ये अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के मैंने गॉड है यार। तो इस तरह की छोटी छोटी मिसालें बहुत सी दी हैं कि मुसाफिरों को किस तरह मुसलमानों को तंग किया जाता है फ़्लाइट के तौर पर, सिक्योरिटी के नाम पर, और बहुत कुछ किया जाता है। एक आखिरी बात है कि ये वीज़ा के ख़िलाफ़ हैं, जो H1B वीज़ा क्या है। तो लेकिन इसमें फ्रांसिस बिन्सन ने लिखा है कि ये बताएं कि ये जो बीवी थी इसकी, ट्रंप की, मलेनिया क्या नाम है उसका, वो किस वीज़े पे आई थी। यहाँ ये 10 साल की उम्र ने देखा था, ये अमेरिका में आई थी, तो कैसे आई थी,
बाहर की होगी ना, तो ये किसी इसी वीज़े पे आई थी, मतलब इनका कहने का है, जिसकी तुम मुखालफत करते हो उसी वीज़े पर तुम्हारी बीवी अमेरिका में दाखिल हुई थी। जरा खौफ करो, सोचो समझो और फिर बात करो। ये आज के आर्टिकल हैं, काफ़ी है मेरे ख्याल में, बहुत मज़े के थे। यही बात है। और फिलहाल वक्त लेंगे नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और जब वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज तारिक महमूद साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ होंगे। और या मकबूल जान साहब भी, उनके तो तारुफ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में हाफिज साहब से बात करते हैं। शुरू करें। हाफिज साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये राजनाथ का क्या चक्कर है? ये आने से पहले कह गए कि मैं मुलाकात हम मनसब से नहीं करूंगा, दो तरफा मुलाकात नहीं होगी, आके तकरीर भी झाड़ दी है दहशतगर्दी वगैरह के हवाले से पाकिस्तान पे बकौल किसी के धमकियां देते रहे। और जवाब में चौधरी निसार ने वही किया जो चौधरी निसार किया करते हैं। उन्होंने अपनी चेयर छोड़ी सदारत की, उनका ये ले आप सदारत और मैं आप जवाब दूंगा, और डट के जवाब भी दिया उन्होंने और कहा कि भाई दहशत वगैरह वगैरह। क्या आपको सार क्या नजर आई आपको? इस देखिए मेरे साहब, राजनाथ साहब के आने से कबल ही अगर आप भारतीय मीडिया का चीजें देखें तो उनके आने से पहले ही उन्होंने उनका जो दौरा था उसका एजेंडा पूरी तरह से वाजे कर दिया था। तो कहा जी वो पठानकोट का मामला है, वो फलाना मामला है और जो दीगर चीजें हैं वो उठाएंगे। अमूमन इस किस्म के जब प्लेटफॉर्म होते हैं जहां इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, इलाकाई उमूर के हवाले से बात होती है, वहाँ की रिवायात ये नहीं है कि इस किस्म की चीजें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दो ममालिक के दरमियान तनाज़ात की चीजें होती हैं उनको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ऐसा लगता है कि बिल्कुल गठजोड़ किए बैठे थे और तमाम मामला जो है वो पहले से तय हुआ था। रवैया आप बांग्लादेश का भी देख लें और अफगानिस्तान का भी देख लें, और जो चौधरी निसार साहब उनसे आप लाख इख्तिलाफ कर लें, उनकी पॉलिटिक्स से इख्तिलाफ कर लें, मगर चौधरी निसार ने जो कुछ किया उन्हें इसी तरह की चीज करनी चाहिए थी। और राजनाथ साहब जो सब चीज छोड़ छाड़ के और बहुत गुस्से के आलम में और यहाँ से चले गए हैं, आज वो भारत में जाके गर्जे बरसेंगे थोड़ी देर के बाद और इम्कान यही है कि वो पार्लियामेंट में अपना बयान देंगे पाकिस्तान के। तो ये क्या बात हुई कि आप कहें कि जी आप फलां को शहीद ना कहें, आप फलां को जो है वो हुर्रियत पसंद ना कहें, आपके लिए जो है जो हुर्रियत पसंद हो वो अगर हमारे लिए दहशतगर्द हो तो उसको आप दहशतगर्द कहें। हम अपनी पॉलिसी आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बनाएं। हम जो कश्मीर में आजादी की तहरीक का झंडा जिन्होंने बुलंद किया हुआ है, जो वहां पे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, हम उन्हें आपके कहने के ऊपर जो है वो दहशतगर्द करार दे दें, तो ये तो कोई बात नहीं है। नहीं, अब वो तो ये बात हुई कि हम ये तस्लीम कर लें कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, फिर तो हम एहतियात करें। जब हम मानते ही नहीं, दुनिया नहीं मानती, तो कैसे हम तस्लीम करें? पाकिस्तान जो है ना, ये भी आप ले लें, वो तो इस तरह की सूरत हाल हमें बयान, इस तरह का नक्शा। और चौधरी निसार ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप दो वाकयात को लेके जो है वो ढंडोरा पीटते हैं, हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ कराची से लेके और गिलगित बल्तिस्तान तक कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर दहशतगर्दी नहीं हुई, और इस दहशतगर्दी के अंदर आपके फुटप्रिंट हैं। आपने बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की मामलत की, आपने कराची में दहशतगर्दों की सपोर्ट की, आपने हमारे यहाँ मुमलिकत के अंदर जो है वो गलियों में, सड़कों पे, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में जहाँ दहशतगर्दी हुई है, बम धमाके हुए हैं, उसको आप सपोर्ट करते रहे। वो दहशतगर्दी नहीं है, आप तो स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। अपनी मुमलिकत के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ जा रहे हैं और पाकिस्तान को हर तरह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आवाज भी बुलंद न करें उसके ऊपर। जी, एक बिल्कुल ठीक है। औरिया साहब हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, मैं उनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, ये हजूर वाला ये क्या राजनाथ क्या आप बुला लिया आपने और फिर उसको बुला के बाद भगा दिया उसको, ये क्या किया आपने? असल में इस वक्त भारत की हुकूमत के लिए बड़ा अजीबोगरीब सा मसला किया हुआ है, और वो है कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट बनी है, उस मूवमेंट के साथ साथ अब उसको हाईजैक करने की सूरत आलमी सतह पर भी शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि आप कभी जाए ना तो यूएन ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी उनको ये था कि एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी में एक आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत जरूरी थी।
जितनी वो जितनी एनजीओ है और इंडिया के तो बेसिकली कश्मीरियों का दर्द शुरू हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चाहते ये हैं कि इस पूरे खित्ते को कंटेनमेंट और चाइना की पॉलिसी के अंदर जो है इस हमें लेके आएंगे। और एक और चीज होगी जो काबिज होगी कि पाकिस्तान की जो सी पैक है उसके ऊपर असर हो जाएंगे बहुत आसानी से और चाइना की कंटेनमेंट करेंगे। इसी वजह है कि कश्मीरी मुजाहिदीन है और जितनी सूरत हो गई इस प्रेशर के बाद आप अगर ये सूरत न होती तो राजनाथ कभी भी फारस ना आते। वो यहाँ आए हैं और आके उन्होंने आके जो फिजा बनाने की कोशिश की थी वो नहीं बन सकी और भाग के चले गए हैं। और उसी की वजह है कि इस वक्त भारत जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में है कश्मीर के मामले में। डिजिटलाइज मूवमेंट हो गई है, वहाँ की मूवमेंट है। अब हालत यह है कि वहाँ पर जितने भी दुआएं उन लोगों के जो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं उनके बारे में वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग होते हैं, कश्मीरी तो नहीं लहराते। वहाँ शहीद होने वाला अपने लिए फख्र महसूस करता है। अगर उसे पाकिस्तान के झंडे में एक तरह का कफना कर दफनाया जाए तो वो अपने लिए फख्र महसूस करता है। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? उनकी घड़ियों के वक्त आपकी घड़ियों के मुताबिक है, वो आपका यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं और उनका यौम आज़ादी यौम निजात के तौर यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। अब और क्या चीज बतानी है इंडियंस को? जी यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप देखें कि आप पाकिस्तान में भी आप अपने एनजीओ को देख लें और वहां से भी देख लें जो इंटरनेशनल एनजीओ है कि वो आज ये मतलब आप खुद सोचते हैं कि दोनों कभी कश्मीर का नाम नहीं लेते थे। मतलब मैं इजाज आलम को सुन रहा था, वो कहते कि कश्मीर जो है एक आजाद कश्मीर चाहते हैं कि जिसके अंदर ना इंडिया हो ना पाकिस्तान हो और ये बन जाए। अब ये बन चुका हुआ है कि ये जो है कश्मीर की तो बीजेपी गवर्नमेंट है जी। अच्छा, मेरे ख्याल में अली शाही साहब आप और ये साहब के टेलीफोन को काट के दोबारा इनकी जरा आवाज़ ठीक करें, कट भी रही है। मैं उतनी देर में हाफिज साहब से बात करता हूं और बात को आगे बढ़ाता हूं। जब साहब दूसरा मसला जिस पे मैं जिक्र करना चाहता हूं कि वैसे तो बहुत से मसले हैं, रहील शरीफ की मुलाकात भी हुई है, नवाज शरीफ साहब ने वो कल अपनी मुस्लिम लीग की मीटिंग भी की है, उसको चेयर किया है। लेकिन एक खबर ये भी है कि अमेरिका ने हमारे 30 करोड़ डॉलर की इमदाद रोक दी है कि हम गोया हक्कानी नेटवर्क के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और हमने IMF से भी हाथ जोड़ के कह दिया कि 10 करोड़ जो आखिरी है वो दे दो और अब खुद हमारी जान छोड़ो। क्या नक्शा नजर आता है पाकिस्तान का इस वक्त? इन सारी सूरत-ए-हाल, इनके इम्पैक्ट का क्या बनता दिखाई देता है? सर ये जिस मौजू पे आपने गुफ्तगू की ना, ये मौजू और ये सारा सपोर्ट फंड और सब चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ नकली हैं। यही मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। साहब ने गुज़िश्ता साल अमेरिका का दौरा किया था तो दो मामला आए थे कि एक मामला था लश्कर तैयबा के हवाले से, दूसरा मामला था हक्कानी नेटवर्क के हवाले से। लश्कर तैयबा की जब बात की जाती है तो इसका मतलब है कि ये भारत के जो मौक़िफ़ है उसको अमेरिका बयान कर रहा है, और जब हक्कानी नेटवर्क की बात की जाती है तो उसका मतलब यह है कि ये अफगानिस्तान का जो इशू है जिसके अंदर खुद उनके मामला भी हैं उसको बयान कर रहा है। जो ये कोलिशन सपोर्ट फंड है ये बेसिकली 2002 में शुरू हुआ, जिसका मकसद ये था कि अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में जो उसके इत्तेहादी हैं उनको सपोर्ट करेगा, जो उसकी जो वॉर ऑन टेरर है या जो उसकी जंग है उसके अंदर उसके इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं। अब ये जो मामला हुआ जिस 30 करोड़ डॉलर की जानिब आपने निशानदेही की, ये 2015 के पैसे हैं। 2015 के अंदर 1 अरब डॉलर उन्होंने अप्रूव किया, जिसमें 30 करोड़ डॉलर जो है उन्होंने मशरूत कर दी कि ये रकम हम उस वक्त देंगे आपको जब आप हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब जो पेंटागन का जो स्पोक्समैन था उसने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें वो कहते हैं द फंड्स कुड नॉट बी released to the government of Pakistan because the secretary has not yet certified that Pakistan has taken sufficient action against Haqqani network। तो इसका मतलब ये है कि जनाब हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि अच्छा। और 2016 के लिए क्या किया उन्होंने, जो 1 अरब डॉलर था उसको वैसे ही कम करके 90 करोड़ डॉलर के ऊपर आ गए। फिर मार्च के अंदर आपके इल्म में होगा कि जो चेयरमैन थे फॉरेन रिलेशन कमेटी के सेनेट के रिपब्लिकन बॉब कॉकर, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो F-16 के पैसे हैं वो भी हम जो है ना वो नहीं देंगे किसी भी तरीके से। तो मामला ये है कि पाकिस्तान ने इनके दबाव के ऊपर हर तरह का काम जिसको कहते हैं ना डू मोर करके हमने अपनी नस्ल को तबाह कर दिया। हमने सोवियत यूनियन की वॉर के अंदर इनका सपोर्ट करके अपने मुमलिकत के अंदर जो है हेरोइन कल्चर को
फरोग किया, क्लाशनकोव कल्चर को फरोग दिया। इस पूरी वॉर के अंदर हम इनके लिए हर वो काम करते रहे जिसने हमारी अपनी हमियत को, हमारी गैरत को, हमारी खुदमुख्तारी को, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाया। हमने हर चीज करके देख ली। अब ये नॉर्थ वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन है, इसके जो इम्पैक्ट आया या इससे पहले जो ऑपरेशन हुए उसके अंदर जो इम्पैक्ट हमारी अपनी सोसाइटी के ऊपर, हमारे अपने मुमलिकत में हुआ, हमने जो जितने दहशतगर्द हमले हमारे अपनी सरजमीन के ऊपर हुए, 60,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, 10,000 के करीब हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो शहीद हुए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अभी आप कहते हैं कि जी नहीं, आपने जो है ना जो सफिशिएंट कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की थी, ठीक तो बात, और क्या करें? ठीक बात। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं मेरा ख्याल है, और ठीक है, और ये साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और ये साहब आप क्या कहेंगे इस मसले पर? ये जो अमेरिका के साथ हमारा अब चल रहा है, पैसे नहीं दे रहे हमारे, एक तो ये है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने IMF के साथ हाथ जोड़ दिए कि बस भाई 10 करोड़ जो देने हैं वो दे दो और जाओ। क्या सूरत हाल है इस वक्त जी सारी? तो देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका का मकसद यह है कि अमेरिका जो है उसके नजदीक पाकिस्तान उसी वक्त कामयाब होगा उनके लिए, या पाकिस्तान उनके लिए बेहतर होगा जब वो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको इंस्टॉलेशन में मदद करे। ऐसा तो होता नहीं होता। जब तक हम जवाहरलाल के जमाने के अंदर आपको याद होगा कि वो सारी की सारी एक सर्टिफिकेट देता था कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नहीं कर रहा और पाकिस्तान जो है वो सही काम कर रहा है, सर्टिफिकेट हर साल और रेगन देते रहते थे। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी, उस वक्त पाकिस्तान जो था वो एक और तरह की वॉर लड़ रहा था, रशिया को वहां से भगाने की वॉर उसमें सक्सेसफुल नजर आता था। अब यहाँ अहदाफ जो है अमेरिका के वो ये हैं कि वो वहां पर वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करें। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक पाकिस्तान के लिए एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है और मुस्तकिल तौर पे आ रही है। अमेरिका का पहले दिन से ये चॉइस था, आप अंदाजा करें कि मुशर्रफ के लिए कहा गया था कि हम जब तो पाकिस्तान से एंटर होंगे, क्योंकि आपकी मदद से एंटर हो गए तो आपकी मर्जी की गवर्नमेंट लगाएंगे, और मुशर्रफ ने कहा भी था। लेकिन आपको वहां का अफगानिस्तान का बच्चा जानता था, पाकिस्तान में भी बहुत पाकिस्तान जानते थे कि वहां पर शुमाली इत्तेहाद की गवर्नमेंट आएगी, और जो शुमाली इत्तेहाद की गवर्नमेंट आएगी तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आएगी, जो वो बड़े अरसे से एंटी पाकिस्तान चले आ रहे हैं, गुज़श्ता का उनको 8-9 साल से चले आ रहे थे। और ये पहला धोखा था जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया। वो तो इसलिए था ना कि शुमाली इत्तेहाद रूसियों के साथ था, उनके बड़े बड़े कमांडर रूसियों के साथ थे, तो इसलिए गालिबन उनकी टसल थी। लेकिन अमेरिका भी कोई जवाब नहीं है। जो लोग रूस की तरफ से लड़ रहे थे उनकी हुकूमत बना रहे हैं, और जो इनकी तरफ से लड़ रहे थे पाकिस्तान, उनको बस टींगा दिखा रहे हैं। जी वही है ना, पहला धोखा। लेकिन पता नहीं मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को डुबोने का इरादा किया हुआ था मुस्तकिल तौर पे, तो वो तुरंत लगे रहे अमेरिका के साथ और उससे निकले नहीं। हालांकि पहले धोखे से निकल जाते तो आज अब कम से कम और कुछ आजाद और डिपेंडेंट होते थे कि हमारा मामला कोई नहीं, तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब अमेरिका जो है आज से 2 साल पहले उसकी पॉलिसी कुछ और थी, वो समझ रहे थे क्योंकि इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान, इंडिया और ये सारे रीजन का अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस कर ले, उन्होंने एक प्लान भी दिया था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का तो कहीं इकट्ठा होना तस्वर ही नहीं किया जा सकता था ना। अब अमेरिका, इंडिया, इजराइल और ये ईरान भी खुसूसी तौर पे साथ मिल गया, उनके साथ मिलके, और वहां पर वो अपने एक गवर्नमेंट को वहां बनाना चाहता है। पाकिस्तान पे प्रेशर है और पाकिस्तान में बहुत मुस्तकिल वो प्रेशर चले जा रहे हैं। और दूसरी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि चाइना फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अब पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका खुद चाहता है कि हमारी खुदा आपस हो जाए। और क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये उनके सामने वादे कर दिया है कि हमारे लिए प्रेफरेंस जो है वो चाइना की है। आप देख रहे हैं चाइना का ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत बड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है। तो ये इतना छोटी स्टेटमेंट नहीं है जो कि चाइना ने दी है। और इस वक्त इस हालत के अंदर अब मेरा ख्याल है यही है कि ये तार सी है, बारीक सी, ये किसी भी दिन टूट जाएगी पाकिस्तान अमेरिका। ठीक बात है। हफ्सा, आप क्या कहेंगे खासतौर पर इस सूरत हाल पर कि चीन का ये बयान कि पाकिस्तान उनके लिए ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल, गोया हम आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करेंगे? क्या आप क्या इस पे देखते हैं? क्या बात सी पैक का मनसूबा, नवाज शरीफ ने कल कहा है कि चीन की हुकूमत तो सिर्फ हमारा इंतजार कर रही थी कि हम आए तो ये मनसूबा हैंड ओवर करें। क्या लग रहा है कि सी पैक का असर है इस पूरे झगड़े में? नहीं, बिल्कुल, और ये सबकी बात दुरुस्त है कि सारा मामला यही है और उनकी तरफ से जितनी रिजर्वेशन है, जितनी तशवीश है वो नजर आती है, उनके स्टेटमेंट में भी नजर आती है और चीजों में भी नजर आती है। खुदा करे कि हम चाइना के साथ जो है उतनी ही सिंसियरिटी के साथ चले जितनी सिंसियरिटी के साथ वो चल रहे हैं। कहीं ये ना हो कि हमें कोई और कहीं से थोड़ा सा मफाद नजर आए और हम
यहाँ से अपनी आंखें बंद करें और एक मरतबा फिर जो है कोई फाश गलती करें। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका का और भारत का दोनों का एक ही मौक़िफ़ आता कि पाकिस्तान उन ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह है। देखें, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इनकी इसी हवाले से इनका प्रोपेगेंडा भी है और हम पर प्रेशर भी है। हमने ये फैसला करना है कि हम अपनी जंग लड़ रहे हैं या हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। हमने फैसला करना है कि हमने अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है या हमने डॉलर लेके जो है ना वो किराए के कातिल के तौर पर अपना किरदार जो है वो सामने रखना है। ठीक बात, अब है ना इस फैसले की घड़ी है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो बेहतर हो वो फैसला करना है या फिर माजी की वही पॉलिसियों को टो करना है। बिल्कुल दुरुस्त बात आबिद साहब, फैसले की घड़ी है और इस वक्त भी चूंकि हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। आप दोनों ने हमारी बहुत रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। औलिया साहब आपका भी, आप भी, दोनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ भी कह चुके हैं और गवर्नमेंट भी कह चुके हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास कोई ना बैड तालिबान है ना गुड तालिबान है और हमारी पॉलिसी जो है वो हम बार बार हर जगह क्लियर कर चुके हुए हैं। मुझे और मीसा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।